मेरे पति का ट्रांसफ़र दूसरे शहर हो गया था। घर पर मैं और मेरा भांजा अकेले रहते थे कि आधी रात को कुछ कुत्तों के रोने और तेज़ भौंकने की आवाज़ आने लगी। मैं डर के मारे भांजे से लिपट गई। उसके बाद भांजे ने अपना निकाल कर मेरे साथ। जब मैंने ये बात पति को फ़ोन पर बताई तो मुझे एक और झटका लगा, जिसने मेरी ज़िंदगी को नर्क बना दी, क्योंकि ये दोनों मामा भांजे ने मेरे साथ। मेरा नाम सावित्री है। मैं अपने माँ-बाप की इकलौती बेटी हूँ। मेरी उम्र 19 साल है और मेरी शादी 6 महीने पहले ही अभिराज के साथ हुई है। अभी-अभी मेरी ननद का फ़ोन आया था। वो कह रही थी कि भाभी, व्योम 2 दिन बाद आपके पास पहुँच जाएगा। उसकी नौकरी शहर में लग गई है। यह सुनकर मैं कुछ परेशान सी हुई थी, क्योंकि मैं अकेले अपने घर में रहती थी और मेरे पति का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया था। मैं शहर में अकेले रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि गांव में मेरी बड़ी सी फैमिली थी और उनके साथ रहने की मेरी आदत हो चुकी थी। अभिराज से शादी होती ही वह मुझे भी शहर ले आया था, लेकिन फिर उसकी कंपनी वालों ने उसे दूसरे शहर भेज दिया। मैंने उसे बहुत कहा कि मुझे गांव में वापस भेज दे, मैं अपनी ससुराल में रह लूँगी। लेकिन वह कहने लगा, नहीं, तुम मेरे इसी फ्लैट में रहोगी। पिछले 6 महीने से मैं अकेले ही फ्लैट में रह रही थी। अब तो मेरे आसपास के लोगों से अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी, दिल भी लग चुका था। लेकिन अपने भांजे के आने का सुनकर मैं परेशान हो गई थी। अगर मेरा पति यहाँ होता तो मुझे कोई चिंता न होती, लेकिन भांजे का यहाँ मेरे साथ अकेले रहना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन मैं अपनी ननद को मना भी तो नहीं कर सकती थी। रात को जब अभिराज का फ़ोन आया तो मैंने उन्हें ननद की बात बता दी। वह कहने लगे, यह तो अच्छी बात है, भांजा रहेगा तो मुझे तुम्हारी भी चिंता नहीं रहेगी। मैंने कहा, अभिराज, लेकिन मैं कैसे अकेली उसके साथ एक घर में रह सकती हूँ? मेरी बात सुनकर वह गुस्से से ऊंची आवाज़ में कहने लगे, क्या मतलब है तुम्हारा? वह भांजा है मेरा, भला तुम्हें उससे क्या खतरा हो सकता है? जिस गुस्से और खतरनाक शब्दों से उसने मुझे डांटा था, मैं आगे कुछ बोल ही नहीं पाई थी और अभिराज ने फ़ोन कट कर दिया। मैं भी सोने के लिए बेड पर लेट गई थी, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। रह रहकर मुझे गुस्सा आ रहा था। व्योम का मेरे घर आना और फिर यहीं पर रहना मुझे एक आंख भी नहीं भा रहा था। जी चाह रहा था कि अभी अपनी ननद को फ़ोन करूं और साफ-साफ मना कर दूं कि उसका यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। शहर में होटल भी है, या किसी होटल में रह सकता है। लेकिन मैं यह बात नहीं कर सकती थी। मेरी परवरिश ही ऐसी नहीं थी कि मैं बड़ों से इस तरह बदतमीज़ी से बात करती। हालाँकि मुझे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा था। मुझे व्योम शुरू से ही पसंद नहीं था। मम्मी ने अपनी सबसे प्यारी सहेली राधा के बेटे अभिराज से मेरी शादी बचपन में ही तय कर रखी थी। मैं उनको ज़्यादा तो नहीं जानती थी, लेकिन जब भी हमारे घर कोई फंक्शन होता या फिर मम्मी की सहेली के घर कोई फंक्शन होता, तो सब लोग इकट्ठे होते थे और मेरी मुलाकात अभिराज से हो जाती थी। वह बहुत ही सुलझे हुए मिजाज के इंसान थे, लेकिन व्योम उतना ही बातूनी और कुछ लोफर टाइप का लड़का था। लड़कियों से हंस-हंस कर बातें करना, उनके आसपास घूमने और खूब हंसी मजाक करना उसकी आदत थी। जो बातें मैंने उसके बारे में गांव की लड़कियों से सुन रखी थी, मैं उसे नज़र भरकर देखना भी पसंद नहीं करती थी। जब मैं 19 साल की हुई तो मेरे माँ-बाप ने मिलकर मेरी और अभिराज की शादी कर दी। हमारी शादी को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था, सिर्फ 6 महीने ही हमारी शादी को हो पाए थे। अभिराज की एक बात मुझे बहुत अजीब लगी थी। शादी की पहली रात भी अभिराज ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। कहने लगा, भले ही हमारी शादी बचपन से तय थी, लेकिन हम एक दूसरे को अच्छे से जान नहीं पाए हैं। मैं चाहता हूँ कि पहले हम एक दूसरे को अच्छे से जान लें, समझ लें, तभी हम रिश्ते की शुरुआत करेंगे। मुझे हैरत हुई थी, लेकिन फिर भी मैं अभिराज की बात मान गई थी। अभिराज शादी के 4 दिन बाद ही मुझे शहर लेकर आ गए थे और अभी तक हमारे बीच कोई भी संबंध नहीं बना था। और फिर 2 दिन ही हम शहर में रह पाए थे कि कंपनी की तरफ से अभिराज को मुंबई जाना पड़ा और अब 6 महीने से अभिराज मुंबई में ही थे और मैं यहाँ फ्लैट में अकेली रह गई थी। और आज की खबर ने मुझे अंदर तक बेचैन करके रख दिया था। मेरे भांजा का मेरे घर आना और फिर उसके साथ एक ही घर में रहना, नौकरी लग जाने का मतलब तो यही था कि अब वह कई महीने तक यही रहेगा। हो सकता है कि नौकरी पक्की हो जाए तो हमेशा के लिए यही रहे। यही सोच सोच कर मैं परेशान हो रही थी। अगले दिन मैंने उसकी पसंद का खाना बनाया था, क्योंकि मेरी ननद ने ख़ास तौर से कहा था
कि व्योम को पालक पनीर, जीरा चावल और पकौड़े बहुत पसंद है, इसलिए मैंने उसकी पसंद का खाना बनाया। दोपहर के 2 बजे मेरे घर की डोरबेल बजी। मुझे मालूम था कि व्योम ही होगा। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने व्योम मुस्कुराता हुआ मुझे देख रहा था और बड़े निसंकोच से सीधा अपना बैग लेकर अंदर आ गया। कहने लगा, यह प्लेन का सफ़र भी थका के रख देता है। अब मैं 2 दिन तक आराम करूँगा। फिर मुझसे कहने लगा, मामी मेरा कमरा कौन सा है? मैंने एक कमरे की तरफ इशारा कर दिया। उस कमरे में उसने एक नज़र कमरे का जायज़ा लिया और कहने लगा कि मैं यहाँ नहीं रह सकता। ऐसा करो, आप यहाँ पर सो जाना, मुझे तो बेड पर ही नींद आती है। यह कहकर वह आराम से मेरे कमरे में चला गया। मैं उसे हैरत से देखती रह गई। उस समय मैं उससे बहस करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने सोचा कि वह क्या सोचेगा कि मामी ने आते ही बहस शुरू कर दी। वह मेरी ही उम्र का था, लेकिन अपनी कदकाठी की वजह से मुझसे बहुत बड़ा लगता था। मैंने खाना गर्म किया, तब तक वह नहा धोकर आ गया था। अपनी टेबल पर पसंद का रखा इतना सारा खाना देखकर वह खुश हो गया। कहने लगा, आपके हाथों में तो बहुत ही स्वाद है। मैं तो खैर पहली बार ही आपके हाथ का खाना खा रहा हूँ, क्योंकि शादी के फौरन बाद तो आप शहर आ गई थी। वह खाने के बाद कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, चलो आओ मैं आपको दिखाता हूँ। बिना किसी झिझक के उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे में ले गया। मैंने गुस्से से कहा, मेरा हाथ छोड़ो। वह कहने लगा, पहले तुम्हें गिफ्ट तो दिखा दूँ। फिर उसने मुझे एक नेट की फैंसी नाइटी दिया, यह आपके लिए। मैंने उसके हाथ से नाइटी लेकर रख लिया, लेकिन जिस तरह का वह लड़का था, मैंने यही सोचा था कि मुझे इससे दूरी बनाकर रखना चाहिए। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी को नर्क में डाल दिया है। रात को व्योम कमरे में ही सोया था और मुझे ही ड्राइंग रूम के सोफे पर लेटना पड़ा। मैंने सोचा तो यही था कि अगले दिन उससे कह दूंगी, मुझे अपने कमरे की आदत है। लेकिन सुबह जब मैं सोकर उठी तो वह ऑफिस जा चुका था। शाम को ही वह बड़ा खुशी खुशी घर में दाखिल हुआ और कहने लगा, मेरी नौकरी पक्की हो गई है, कल से ज्वाइन कर लूँगा। बड़े लोफर अंदाज से सोफे पर बैठ गया था और सामने रखी टेबल पर उसने अपने पाँव रख दिए थे। कहने लगा, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। मैं उसकी मामी थी। मैंने उसे चाय बनाकर दे दी और कहा कि मुझे अपने कमरे की आदत है, इसलिए तुम ड्राइंग रूम को अपना कमरा बना लो। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी इस बात का वह इस तरह का जवाब भी दे सकता है। कहने लगा, अगर तुम चाहो तो एक ही कमरे में एडजस्ट कर सकते हैं। यह सुनकर तो मेरा दिमाग घूमकर रह गया था। मैंने गुस्से से उसे देखा तो हंसने लगा। कहने लगा, मैं मजाक कर रहा था। मैं उठकर कमरे में जाने लगी तो वह मुझसे कहने लगा, वैसे तुम गुस्से में बहुत खूबसूरत लगती हो। जब गुस्से के मारे तुम्हारे गाल और नाक लाल हो जाते हैं तो जी चाहता है कि। इन बातों को अधूरी ही छोड़कर वह मुस्कुराने लगा था। मैं जानती थी कि वह किस टाइप की बातों का आदी है, चाहे उसकी बातों से मैं परेशान ही क्यों ना होऊं। मैं रात का खाना बना रही थी और वह हॉल में बैठा टीवी देख रहा था। लेकिन जिस तरह की वह इंग्लिश मूवी देख रहा था, आवाज़ मुझे किचन के अंदर तक सुनाई दे रही थी। उसकी बेशर्मी पर मेरा जी चाहा कि उसे खरी खोटी सुना दूं। क्यों उसे तमीज़ नहीं है? घर में उसकी मामी मौजूद है, लेकिन मैं चुप रही। रात का खाना बनाकर मैं अपने कमरे में चली गई। कमरे का हाल देखा तो मेरा सर घूम कर रह गया था। जी चाहा कि अपना सर पीट लूं। पूरे कमरे में उसके कपड़े बिखरे हुए थे, कहीं तौलिया तो कहीं जूते। मुझे जितनी सफाई पसंद थी वह उतना ही गंदा इंसान था। मैंने उसके सारे कपड़े उठा लिए और धोने के लिए मशीन में डाल दिए। अगले ही दिन उसने कमरे में बेड लाकर डाल दिया था। मैं व्योम के घर आने से पहले ही खाना बनाकर अपने कमरे में जाकर कमरे का दरवाज़ा लॉक करके बैठ गई थी कि जब वह खाना खाकर सो जाएगा तभी मैं कमरे से बाहर निकलूंगी। जितना मेरा उसे कम सामना होगा वही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वह एक नंबर का बदतमीज इंसान था। लेकिन मुझे हैरत उस समय हुई जब उसने मेरे दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू कर दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो कहने लगा कि खाना तो टेबल पर लगा दो, कब से भूख लगी है और तुम हो कि तुम्हें एहसास ही नहीं है कि कोई भूखा प्यासा बाहर बैठा है। मैंने कहा, खाना तो तैयार है, तुम प्लेट में डालो और खा लो। मेरी बात सुनकर वह नामे गर्दन हिलाने लगा और कहने लगा, कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ। लेकिन यह बोलकर वह फिर से मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट मुझे जहर लगती थी
और फिर मेरे थोड़े करीब होकर कहने लगा, मुझे आदत नहीं है इन कामों की, इसलिए मुझे तकलीफ तो होगी, लेकिन यह सारे काम तुम्हें ही करने पड़ेंगे। चलो जल्दी से आओ और खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने उसे गुस्से से देखा और किचन में चली गई। खाना गर्म किया और टेबल पर लगा दिया। मैं उसके सामने बैठकर खाना नहीं चाहती थी, इसलिए अपनी प्लेट लगाई और अपने कमरे में जाने लगी। तो वह कहने लगा, क्या बात हुई, यहाँ मेरे सामने बैठकर खाना खाओ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। वैसे भी मैं वेजिटेरियन हूँ, इसलिए तुम अपने आप को सुरक्षित महसूस करो। यह कहकर वह जोर से ठहाके मारकर हंस पड़ा था। कहने लगा, मामी हो तुम मेरी, लेकिन ना तो आप मुझसे बात करती हो, ना कुछ कहती हो। मैं तो बहुत बोर हो चुका हूँ। मुझे तो लगता है कि मामा जी भी दूसरे शहर इसलिए ही ट्रांसफ़र करा लिए हैं, क्योंकि आप उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार रखती होंगी। तभी तो जान छुड़ाकर वह चले गए हैं आपसे। उसकी इस तरह की बातों को सुनकर मेरी बर्दाश्त खत्म हुई थी। मैंने कहा, तुम अपने काम से काम रखो तो ज़्यादा अच्छा है। तुम्हें खाना मिल रहा है, बस यह खाना खाया करो। मैं कहाँ बैठी हूँ, क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे गुस्से से बोलते देखकर वह फिर से हंसने लगा। कहने लगा, यूं मत बात किया करो। मैंने यह बात आपसे पहले भी बता रखी है कि गुस्से में आप मुझे और भी ज़्यादा अच्छी लगने लगती हो। उसकी बात सुनकर मुझे आग सी लग गई थी। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? वह कहने लगा, कैसी शर्म? यह कहकर वह एक के बाद एक रोटी का निवाला मुंह में डाल रहा था। मैं बस उसे हैरत से देख रही थी। मैंने कहा कि मैं अभिराज से बात करती हूँ, वही तुम्हें तमीज़ सिखाएंगे कि मामी से कैसे बात करते हैं। मुझे लगा था कि इस बात पर वह अपना व्यवहार थोड़ा ठीक कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। उसे तो जैसे किसी बात की परवाह ही नहीं थी। मैंने फ़ोन पर अभिराज को व्योम के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन अभिराज भी अजीब इंसान था। कहने लगा कि तुम गलत सोचती हो, वह ऐसा नहीं है। उसे अपने भांजे पर ना जाने क्यों इतना भरोसा था। एक शाम जब व्योम ऑफिस से घर आया तो कहने लगा, सुनो, मेरे सर में बहुत तेज दर्द है, ऐसा करो मेरे सर की हल्की हल्की मसाज करो, तो उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगा। मुझे उसकी बात पर गुस्सा आ गया। वह तो ऐसे हक जताकर बात करता था जैसे वह मेरा पति हो और मैं उसकी पत्नी हूँ। आज तक उसने कभी मुझे मामी कहकर नहीं बुलाया था। मैंने कहा, तुम कोई पेन किलर खा लो और थोड़ी देर बाद खाना खा लेना, जब सर का दर्द रुक जाए। तब व्योम कहने लगा, लेकिन मसाज करोगी तभी मेरे सर का दर्द ठीक होगा, वरना मैं खाना खाऊंगा नहीं तो मैं भूखा ही सो जाऊंगा। मजबूरन मैं उसके कमरे में तेल की शीशी लेकर चली गई और उसके सर पर तेल से हल्की हल्की मसाज करने लगी। वह बेड पर लेटा हुआ था और मैं उसकी दूसरी साइड पर बैठी उसके सिर की मसाज कर रही थी। वह मुझे एकटक देखे जा रहा था। एक दो बार मेरी नज़रें उसकी नज़रों से टकराई तो उसकी आंखों में बेशुमार शरारत भरी हुई थी। मुझे उसके इस तरह देखने पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, तुम आराम से मसाज करवाओ और अपनी आंखें नीचे रखो। तुम मुझे यूं घूर घूर कर क्या देख रहे हो? मेरी बात सुनकर वह जोर से हंस पड़ा और कहने लगा, देख रहा हूँ कि तुम कितनी प्यारी हो। तुम्हें देखते ही मेरा दिल मेरे बस में नहीं रहता। मैं उस तेल की बोतल वहीं रखकर कमरे से निकलने लगी। पीछे से मुझे उसकी हंसी सुनाई दी। कहने लगा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो नाराज हो गई। मसाज कर दो, सच में बहुत मजा आ रहा था। मैंने उसकी एक नहीं सुनी और कमरे से बाहर निकल आई। दरवाज़ा बंद करने से पहले मैंने कहा कि खाना टेबल पर लगा दिया है, खाना खा लेना, मैं सोने जा रही हूँ। मैं अपने कमरे में आकर दरवाजे का लॉक लगाकर अपने बेड पर लेट चुकी थी। हालांकि मेरे कान बाहर की तरफ ही लगे हुए थे। पता नहीं व्योम खाना खाएगा या ऐसे ही भूखा सो जाएगा। मुझे उससे लाख नफरत थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि वह भूखा सोए, इसलिए मेरे कान बाहर की तरफ लगे हुए थे। लगभग आधे घंटे के बाद ही मुझे बाहर बर्तनों के खटकने की आवाज़ आने लगी थी, तो मेरे दिल को सुकून आ गया और मैं आराम से सो गई। रात का ना जाने कौन सा पहर था कि मुझे कुछ कुत्तों के तेज भौंकने और साथ में रोने की आवाज़ सुनाई दी, और इसी आवाज़ की वजह से मेरी आँख खुली थी। मैं डर कर बैठ गई। फिर मुझे लगा जैसे मेरे कमरे की बालकनी में कोई मौजूद है। मुझे किसी के चलने की आहट साफ महसूस हो रही थी। मैं एकदम हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। कांपते हाथों से पर्दा हटाकर देखा तो वहाँ एक आदमी मौजूद था। उनके हाथ में पिस्तौल थी। मेरा दिल धक से रह गया था, यानी कि हमारे घर में चोर घुस आया था।
वह कुछ ही पल के अंदर ही दरवाज़ा खोलकर अंदर भी आ सकता था। मुझे याद नहीं था कि दरवाजे का गेट अंदर से लॉक है या खुला हुआ है, और मेरे पास इतना समय भी नहीं था कि मैं जाकर दरवाज़ा चेक करती। अगर मैं दरवाजे तक पहुंचती तब तक वह चोर अंदर आकर मुझे दबोच सकता था। मैंने भलाई इसी में समझी थी। मैंने जल्दी से रूम का दरवाज़ा खोला और बाहर की तरफ दौड़ लगा दिया। कमरे से बाहर निकलने से पहले कमरे को बाहर से लॉक कर दिया था, लेकिन यह मेरी गलतफहमी थी, क्योंकि मेरे कमरे में खिड़की थी और उस खिड़की को अंदर से खोलकर कमरे की कुंडी को बाहर से आसानी से खोला जा सकता था। मैं व्योम के कमरे के दरवाजे को खटखटाने लगी। वह भी गहरी नींद से उठ गया और मुश्किल से ही आंखें खोलकर मुझे हैरत से बदहवासी में देखकर मुझसे पूछने लगा, क्या हुआ है? मैंने फौरन से उसे पीछे धक्का देकर उसके कमरे में आ गई। मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और कुंडी भी लगा दी। यह देखकर वह बहुत हैरान हुआ था। मेरी हालत ठीक नहीं थी। डर की वजह से मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी कि तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। अपने कमरे की दस्तक की आवाज़ सुनकर व्योम भी घबरा गया था। आखिर मैं नहीं जानती थी क्या हुआ कि डर के मारे मैं व्योम के सीने से लग गई और उसकी कमर को दोनों हाथों से जकड़ लिया। मैंने कहा, बाहर चोर है। मुझे लग रहा था कि डर के मारे शायद मेरी जान ही निकल जाएगी। मुझे अपनी इस गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। उसके सीने से लगी डर के मारे मैं कांप रही थी। शायद मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। कमरे में दोबारा से दस्तक होने लगी। बाहर जो भी था वह कहने लगा कि दरवाज़ा खोलो। मैंने व्योम से कहा कि दरवाज़ा मत खोलना, यह हम दोनों को मार डालेगा। मैंने उनके हाथ में बंदूक देखी है। मैं उसके सीने से लगी यह सब कह रही थी। वह मुझसे कहने लगा कि तुम परेशान मत होना, यह चोर अंदर नहीं आ सकता, दरवाज़ा लॉक है। उसने मुझे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन मैं डर के मारे उसके सीने से लगी रही। वह मुझे अपने साथ लगाए बेड तक ले आया, फिर मुझे बेड पर बिठाया, खुद ही मेरे बराबर में बैठ गया। कहने लगा, डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई थी। इस बार बहुत ही तेज आवाज में उस चोर ने कहा कि दरवाज़ा खोलो, वरना हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। शायद हमारी किस्मत ही खराब थी कि हम दोनों का फ़ोन भी हमारे पास नहीं था। मैं जल्दबाजी में भागते हुए अपना फ़ोन अपने कमरे में ही छोड़ आई थी और व्योम का फ़ोन सर्विस सेंटर में था। व्योम कहने लगा, यह मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मेरा हाथ छोड़ो। उसने अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ा लिया। उसके बाद उसने एक दराज से पिस्तौल निकाली। यह देखकर तो मेरा दिल जैसे थम सा गया था। मुझे डर लगने लगा कि कहीं वह आपस में भिड़ न जाए, कहीं वह चोर इसे गोली ही न मार दे। मैं फौरन से उठकर व्योम के पास आ गई। मैंने कहा, यह तुम क्या कर रहे हो? कहने लगा, मैं कोई डरपोक दिल थोड़ी हूँ, उनका मुंह तोड़ना अच्छे तरीके से जानता हूँ। बस तुम कमरे से बाहर मत निकलना। मैं रोने लगी और उससे कहने लगी कि भगवान के लिए तुम कहीं मत जाओ, यह ना हो कि वह तुम्हें मार डाले। यह कहने लगा कि तुम परेशान मत हो, अगर हम यहाँ कमरे में भी बैठे रहेंगे तभी वह कमरे का दरवाज़ा तोड़कर अंदर आएंगे, इसलिए हमें हिम्मत से काम लेना होगा। मुझे लड़ना भी आता है और गोली चलाना भी। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर मुझे बाहर चीख पुकार की आवाज़ आने लगी थी। मेरा दिल घोड़े की तरह से भाग रहा हो। अगर व्योम को कुछ हो गया तो वह लोग मेरे साथ भी ना जाने क्या करेंगे। डर के मारे मेरी हालत खराब होने लगी थी। मुझे लगा जैसे मेरा दम घुट रहा है। डर के मारे मैं बेहोश हो चुकी थी। मेरी आंख चिड़ियों के चहचहाने से खुली थी। एकदम ही मैं उठकर बैठ गई तो देखा कि मैं व्योम के बिस्तर पर लेटी हुई थी। मेरे बाल भी बिखरे हुए थे, लेकिन मैं अकेली उसके कमरे में थी। एकदम तो मुझे यह समझ नहीं आया कि मैं उसके कमरे में आई कैसे, लेकिन फिर रात वाला हादसा मुझे याद आने लगा और जिसे याद करते ही मेरे होश उड़ गए थे। मुझे तो यह तक नहीं मालूम था कि बाहर हुआ क्या था। मैं फौरन से उसके कमरे से बाहर आई तो व्योम सोफे पर बैठा हुआ था। मैं उसके पास आ गई। मैंने कहा, तुम यहाँ और वह चोर? व्योम कहने लगा, उनको पुलिस ने पकड़ लिया है, वह पुलिस की हिरासत में है। यह कहकर वह मुझसे नजरें चुराने लगा था। फिर कहने लगा, तुम शायद बेहोश हो गई थी, इसलिए तुम्हें किसी चीज़ की खबर नहीं है, लेकिन अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। मैंने भी भगवान का धन्यवाद किया कि चलो व्योम को कुछ नहीं हुआ और वह चोर पुलिस की हिरासत में पहुंच गया है।
लेकिन उस दिन के बाद से मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। पता नहीं क्यों व्योम भी चुप चुप सा रहने लगा था। अब वह पहले जैसा शरारत, बात बात पर हंसना, मेरे साथ मजाक करना बिल्कुल बंद कर चुका था। व्योम को मैं जैसा समझती थी वह वैसा नहीं था और अब तो काफ़ी संजीदा सा हो गया था। मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं करता था। पता नहीं क्यों मुझे लगा था कि मैं उसके सामने खाना रखती हूँ तो वह किसी गहरी सोच में डूबा रहता है। मेरे 2-3 बार याद दिलाने पर वह खाना खाता था। इस बात को 1 महीना गुजरा था कि मेरी तबीयत खराब सी रहने लगी थी और एक दिन तो मुझे इतनी जोर का चक्कर आया कि मैं लहराकर नीचे गिरने ही वाली थी कि व्योम ने मुझे अपनी बाहों में संभाल लिया था। अगर व्योम मुझे सहारा न देता तो मेरा सर टेबल में जाकर लगता और मैं बुरी तरह जख्मी हो चुकी होती। उसने मुझे सहारा देकर सोफे पर बिठाकर कहने लगा, तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो, अपना ख्याल रखा करो। शायद कमजोरी की वजह से तुम्हें चक्कर आ गया है। फिर व्योम मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया था, लेकिन मैं डॉक्टर के केबिन में अकेली ही गई थी। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और उसकी रिपोर्ट भी फौरन आ गई थी। लेकिन जैसे ही वह रिपोर्ट आई, उसने मेरे होश उड़ा दिए थे। डॉक्टर कहने लगा कि तुम प्रेग्नेंट हो। यह सुनकर तो मैं चक्कर खाकर रह गई थी। मेरा पति तो पिछले 6 महीने से मेरे साथ नहीं था और सबसे बड़ी बात, मेरे पति ने तो मुझे छुआ तक नहीं था। फिर इसका मतलब व्योम ने मेरे साथ, मगर कब और कैसे, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका था। मैं सोच सोच कर परेशान थी कि उसने मेरे साथ ऐसा कब किया, क्योंकि ना तो मैं किसी नशे की दवाई ले रखी थी, ना ही मुझे कोई ऐसी नशीली चीज़ खिलाई गई थी। फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई? मुझे याद आने लगा कि जिस दिन हमारे घर चोर घुस आया था, मैं डर की वजह से बेहोश हो गई थी और उसके बाद से व्योम का रवैया भी बिल्कुल बदल गया था। वह हर हमेशा खोया खोया सा रहने लगा था और बिल्कुल चुपचाप हो गया था। कहीं उसी रात व्योम ने मेरे साथ, इस सोच ने तो मेरे होश गुम कर दिए थे। उसने उस रात का नाजायज फ़ायदा उठाया था, वह भी ऐसे वक्त पर जब मुझे उसके सहारे की ज़रूरत थी। मैंने अपने बहते आंसू पोंछे और डॉक्टर के केबिन से बाहर आ गई। वह सामने ही बैठा हुआ था। मुझे देखकर मेरे पास आ गया और कहने लगा, क्या हुआ? मैं उसे क्या जवाब देती? मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा था कि घर जाकर उससे पूछूंगी कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं उसके मामा की पत्नी हूँ, उसे शर्म आनी चाहिए थी ऐसा सब कुछ करते हुए। लेकिन घर आकर तो मेरे होश उड़ गए थे। सामने ही अभिराज खड़े मुस्कुरा रहे थे। कहने लगे, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मैं देखकर दंग रह गई थी। मेरा दिल धक से रह गया था। लेकिन मैंने देखा कि अभिराज को देखकर व्योम कुछ ज़्यादा ही परेशान सा हो गया था। मैं अभिराज के पास चली गई। उस समय मैं इस कदर अंदर से दुखी और टूटी थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अभिराज के साथ लगकर रोने लगी कि उन्हें कैसे बताऊं कि उनके भांजे ने मुझे बर्बाद कर दिया है। मैं तो मुश्किल समय में उसके पास इसलिए गई थी, मुझे लगा था कि वह मुझे सहारा देगा, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वह मुझे बर्बाद करके रख देगा। अभिराज मेरा सर सहलाने लगे और कहने लगे, मैं आया हूँ तो तुम्हें खुश होना चाहिए था, लेकिन तुम तो रो रही हो। क्यों रो रही हो? अगले ही पल जो हुआ, ऐसा लगा कि जमीन आसमान मेरी आंखों के नीचे एक हो गए हो, क्योंकि थोड़ी देर में व्योम भी अभिराज के करीब आ गया। लेकिन उसके बाद जो हरकत उसने की, मैं तो चौंक गई थी। उसने मेरा बाजू पकड़ा और एक झटके से मुझे अभिराज से अलग कर दिया। यह देखकर अभिराज भी हैरान थे। मुझे अभिराज से पीछे करके व्योम कहने लगा, दूर रहो इससे। व्योम के बोलने का अंदाज बहुत ही सख्त था। अभिराज गुस्से से कहा, यह क्या बदतमीजी है? यह तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसी हरकत कर भी कैसे सकते हो? और उसके बाद जो बात व्योम ने कही, मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई थी। वह कहने लगा, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। यह मेरी पत्नी है, तुम्हारी नहीं, और यह बात तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। इसलिए तुम मेरी पत्नी को अपने आप से दूर ही रखो, उसके करीब जाने की कोशिश मत करना। व्योम के मुंह से यह शब्द सुनकर मैं हैरानी से कभी अभिराज का तो कभी व्योम का मुंह देख रही थी। व्योम के मुंह से यह बात सुनकर मुझे लगा कि शायद अभिराज उसका गला ही दबा देंगे, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। मेरे चेहरे पर एक मायूसी फैल गई थी। व्योम अभिराज से कहने लगा, याद है ना तुम्हें, शादी की रात मैंने तुम्हारी जगह पर हर रस्म किए थे।
फेरे के समय चेहरे पर सेहरा डालकर तुम्हारी जगह मैंने फेरे लिए थे। पंडित जी ने शादी के जितने भी मंत्र और विधि विधान किए थे वह सब मैंने और सावित्री ने किए थे। उस समय सावित्री का हाथ मेरे हाथ में था, तुम्हारे हाथ में नहीं। तुमने तो सावित्री से शादी करने के लिए मना कर दिए थे। हाँ, यह अलग बात है कि मैंने यह सब तुम्हारे कहने पर किया था, क्योंकि तुम्हें सावित्री पसंद नहीं थी। तुम मुंबई जाना चाहते थे और वहीं की लड़की तुम्हें पसंद थी और उसी से तुम शादी करना चाहते थे, जिसकी खातिर तुम अपना शहर छोड़कर वहाँ चले गए थे। यही कहा था ना तुमने कि अभी फ़िलहाल के लिए तुम सावित्री से शादी कर लो, क्योंकि तुम वापस नहीं लौटोगे और कुछ साल बाद जब वापस आओगे तो फिर तुम सावित्री को तलाक दे दोगे। यह ड्रामा भी खत्म हो जाएगा। मुझे यह बताओ कि तुम वापस क्यों आए हो? तुम्हें तो एक महाराष्ट्रियन लड़की से प्यार हो गया था और तुम उसी से शादी करने वाले थे। फिर तुम अकेले वापस क्यों आए हो? तुमने उस लड़की से शादी नहीं की। मैं तो यह सुनकर अपना गम भूल बैठी थी। यह सब मैं क्या सुन रही थी? अभिराज कहने लगा कि मुझे उस लड़की ने धोखा दिया है, इसलिए मैं वापस लौट कर आया हूँ। इसलिए तुम अब सावित्री को तलाक दे दो, मैं इससे शादी कर लूँगा। यह सुनकर मुझे लगा जैसे मैं कोई खिलौना हूँ। मैंने कहा, मुझे बताए बगैर कौन कौन से खेल खेले हैं आप दोनों मामा भांजी ने मेरे साथ? एक दुनिया के सामने मुझसे शादी करता है क्योंकि उसकी माँ ने बचपन से ही मुझे उसके नाम के साथ बांध रखा था, और फिर मुझे बिना छुए ही इंतज़ार का कहकर दूसरे शहर चला जाता है। फिर भांजा आकर मेरे साथ वक्त गुजारता है, बिना मुझे बताए मेरे साथ रिश्ता बनाता है। मैं जो तड़प रही थी कि ये बच्चा भांजा के हवस की निशानी है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ कौन सा घिनौना खेल खेला गया है। ये बात सुनकर अभिराज और व्योम दोनों ही हैरान हो गए थे। मैं फूट फूट कर रोने लगी। अभिराज कहने लगा, यह तुमने क्या किया है? तुम्हें शर्म नहीं आई? व्योम के शब्द और भी तेज थे। कहने लगा, यह मेरी पत्नी है, इसलिए मुझे अपने किसी भी काम पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। यह अलग बात है कि जब मैंने सावित्री के साथ शादी किए थे उस समय मेरे दिल में इसके लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन अब मैं सावित्री से मोहब्बत करने लगा हूँ और इसके बगैर जीने की सोच भी नहीं सकता। यह कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और घर से बाहर ले गया। मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ भी नहीं रहना है। तुमने धोखे से मुझसे शादी की है और फिर मेरी बेहोशी का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया। लेकिन व्योम ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मुझे गांव ले गया। व्योम ने मेरी सास यानी कि अपनी नानी को और मेरे माँ बाप को सारी हकीकत बताई थी। सारी हकीकत जानकर सब लोग हैरान रह गए थे। सब ने अभिराज और व्योम को बुरा भला कहा था और मेरी माँ मुझे अपने साथ लेकर अपने घर आ गई थी। मैंने व्योम को तलाक का पेपर भेज दिया। एक दिन व्योम मेरे घर आया और मुझसे माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। उस रात चोर को मैंने ही बुलाया था ताकि तुम मेरे कमरे में आओ और मैं तुम्हारे साथ वो सब कर सकूं जो एक पति पत्नी करते हैं, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुमसे दूर नहीं रह पा रहा था और तुम थी कि मेरे पास नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। मैंने कहा, व्योम, तुम दोनों मामा भांजे ने मेरे साथ इतना घटिया मजाक किया है कि मैं तुम दोनों को मरते दम तक कभी माफ़ नहीं करूँगी। इसलिए तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ और कभी भी अपना चेहरा मुझे मत दिखाना। व्योम के जाने के बाद मैं ना जाने कितनी देर तक फूट फूट कर रोती रही और जब मेरा सारा दर्द आंसू बनकर बह गया तो मेरा मन काफ़ी हल्का लगने लगा। दिन बीतते गए और 9 महीने बाद मैंने एक फूल सी प्यारी बेटी को जन्म दिया और आज मैं अपनी बेटी को एक माँ और बाप दोनों का प्यार दे रही हूँ। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।